आज के इस वन शॉट वीडियो में दोस्तों आपको हेलो एल्केन और हेलो अरीन होता क्या है, इस पर जितने भी बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और पूरा भरोसा आपको दिलाता हूं कि हर एक चीज आपको बिना रटे एक एक पॉइंट समझा दूंगा। अगर आपको लगे कि कहीं रटा रहा हूं, आपको रटना पड़ा, आपको कहीं कंफ्यूजन आया तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में आप गाली देके चले जाना, लेकिन आप भरोसा करके अपने भाई पे वीडियो को पूरा अंत तक देखो, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो अरीन होता क्या है। यानी हम पहचानना तो पहले सीख ले कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, फिर ना उसके बाद हम लोग जा करके काफी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, जितने आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हेलो एल्केन होता क्या है। उससे पहले आप ये जान लीजिए हैलोजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हेलो शब्द लिखा है ना, हैलोजन से आया हुआ है। ठीक है, तो हैलोजन क्या होता है? हैलोजन को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको एक्स से दिखाया जाएगा। किससे दिखाया जाएगा? एक्स से इंडिकेट किया जाएगा। दोस्तों किससे इंडिकेट किया जाएगा? एक्स से। और इसे हैलोजन, हैलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, याद रखिएगा हैलोजन कभी भी एक्स दिखे तो एक्स का मतलब होता है या तो फ्लोरीन है, या तो क्लोरीन है, या तो ब्रोमीन है, या तो आयोडीन है। इस चैप्टर में फ्लोरीन बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आती है बारी क्यों कम जगह देखने को मिलेगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आती है बारी आर आपको देखने को मिलेगा। आर का मतलब होता है एक हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, जहां पे आर के जगह पे सबसे ज्यादा CH3 या तो C2H5 लिखा जाता है। आर कहीं भी आपको दिखे तो आर का मतलब है या तो वहां पे CH3 है या तो वहां पे C2H5 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप जानिए दोस्तों, यहां पे कह रहा है हेलो एल्केन क्या है। अब दोस्तों हेलो एल्केन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एल्केन क्या है, क्योंकि हेलो एल्केन में देखा जाए दो नाम है, हेलो फिर एल्केन। एल्केन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। ऐसा कार्बन जिसके तरफ चारों तरफ क्या हो? सिंगल बॉन्ड। अगर एक कार्बन मैंने बनाया और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड कर दिया, क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर हैलोजन आकर के जुड़ जाए, क्या आकर के जुड़ जाए? हैलोजन आकर के जुड़ जाए, तो इसे बोला जाता है हेलो, और ये मिला के हो गया एल्केन। तो हेलो एल्केन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे इस तरह से, मान लीजिए मैंने मेथेन ले लिया। ठीक है, ये देखिए मैंने मेथेन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया? हैलोजन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? हैलोजन। तो हैलोजन क्या करेगा? यहाँ पर आकर के अटैक करेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। हाइड्रोजन को क्या कर देगा? हटा देगा और अपने जाकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन का जाकर के जुड़ना, हैलोजन का जाकर के जुड़ना, यहाँ पे जो हैलोजन जाके जुड़ा तो हैलोजन किस कार्बन से जाके जुड़ा? ऐसे कार्बन से जाके जुड़ा जो कार्बन के चारों तरफ क्या था? सिंगल बॉन्ड था। इसलिए चारों तरफ कार्बन के सिंगल बॉन्ड था, इसलिए कार्बन कैसा कहलाया? एल्केन कहलाया। और एल्केन के साथ आकर के क्या जुड़ गया? हैलोजन। तो हैलोजन को शॉर्ट फॉर्म में हेलो कहते हैं। तो ये हो गया हेलो और ये हो गया एल्केन। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इस तरह से कुछ दिया हो, CH3 CH2 CH2, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ हैलोजन आके जुड़ गया, तो आप अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ के डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाला नहीं होना चाहिए। ये कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन, ये हैलोजन इस कार्बन से थोड़ी ना जुड़ा है, ये हैलोजन इस कार्बन से थोड़ी ना जुड़ा है जी। हैलोजन तो ये हैलोजनवा जो है, ये हैलोजनवा इस वाले कार्बन से ना जुड़ा है भैया। 30 वाले कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा है तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है ना। ये कार्बनवा कह रहा है ना कि भैया हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं है, हमें क्या फंसा रहे हो? डबल बॉन्ड तो पीछे है पड़ोस में, यानी हम तो सिंगल बॉन्ड वाले हैं। अगर ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा है ये, तो भी ये क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। हेलो एल्केन कहलाएगा। बस याद रखिएगा हैलोजन का ऐसे कार्बन से जाकर के जुड़ना, ऐसे कार्बन के साथ जाकर के जुड़ना जो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ हो। अगर आप सोच रहे हो कि सर अगर ऐसे दे दे तो ट्रिपल बॉन्ड दे दे एक तरफ इस तरह से और इस तरह से हमें CH2 करके हैलोजन दे दे, तो भी ये हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। अब कहोगे क्यों कहलाएगा सर? क्यों हेलो एल्केन कहलाएगा? क्योंकि ये हैलोजन जहां ट्रिपल बॉन्ड है उस जगह वाले कार्बन से नहीं जुड़ा है। ये ट्रिपल बॉन्ड कौन कौन के कार्बन को छू रहा है? इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को छू रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हैलोजन क्या इन दोनों के साथ जुड़ा है? नहीं ना जी, इस वाले के साथ जुड़ा है ना, इसलिए इसे बोला जाएगा हेलो एल्केन। आसानी से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हेलो एल्केन का मतलब आपको समझ आया? हेलो एल्केन का मतलब ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो अपने चारों तरफ सिंगल बॉन्ड रखता हो और उसके साथ अगर हैलोजन आकर के जुड़ जा रहा है तो उसे बोला जा रहा है हेलो एल्केन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? हेलो एल्केन बोला जा रहा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक, यहाँ तक बात अच्छे से क्लियरली समझ आया आपको? अब जितना बात बताया वो तो आपको समझ आ गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया कि मैंने क्या किया था कि अब देखिए हाइड्रोजन क्या होता है? थोड़ा ताकतवर होता है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन को उठा के पटक देता है, चल भाग बे यहाँ से। वहां पे जाकर के कौन जुड़ जाता है? हैलोजन जाकर के जुड़ जाता है। हैलोजन जाकर के जुड़ेगा, याद रखना, जैसे हाइड्रोजन को परेशान कर रहा है हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है। मान के चलो जैसे कि हाइड्रोजन कमजोर है और हाइड्रोजन क्या है, ताकतवर है, तो ताकतवर वाला क्या करेगा, कमजोर को हटा के फेंक दे रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजनवा को क्या कर रहा है, हाइड्रोजनवा उठा करके फेंक दे रहा है, चल बेटा उधर चल, मैं आऊंगा जुड़ने, ठीक है। तो हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है, बार बार हाइड्रोजन को परेशान कर रहा है, हाइड्रोजन को उठा करके फेंक रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे जाकर के जुड़ जा रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो होगा क्या कि हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन को परेशान कर रहा है, वैसे हाइड्रोजन को भी परेशान करने वाला आएगा कोई, हाइड्रोजन को भी उठा के पटकने वाला कोई आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे के साथ तैसा होता है। तो हाइड्रोजन को उठा के फेंकने वाले कौन आएंगे, जब SN1 SN2 पढ़ोगे तो देखना हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहता है बेटा हमको हटाया हो ना, रुको मैं लेके आ रहा हूं, किसको लेके आ रहा हूं, साथी को। तो हाइड्रोजन क्या होता है, O को लेके आता है, तो हाइड्रोजन के साथ O मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH हो जाता है। OH यानी न्यूक्लियोफिल है, न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं इसे, ठीक है, जिसे नाभिक स्नेही कहते हैं। OH सबसे मस्त नाभिक स्नेही होता है, ठीक है। SN1 SN2 में दिखाऊंगा मैं, पहले अभी यहाँ समझिए। हेलो एल्केन समझ आया कि नहीं, हेलो एल्केन क्लियर हुआ ना आप लोग को, इतने कम समय में क्लियर हुआ ना हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन क्लियर हो गया, तो हेलो एल्केन क्या होता है, 3 तरह का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो हेलो एल्केन कैसे पहचानते हैं कि 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है या 3 डिग्री वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिए SN1 SN2 रिएक्शन जब करेंगे तो वहां पे ये डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, पहले सबसे पहले हमने अगर मान लीजिए कार्बन लिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसे अगर कोई पूछे कि कौन सा डिग्री है, तो कोई डिग्री नहीं है, आप 0 डिग्री मान सकते हो। क्या मान सकते हो, 0 डिग्री। अब आपको कि कैसे सर जी पता चल रहा है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है बबुआ, आपको केवल एक काम करना है, हाइड्रोजन जब आप यहाँ जोड़ रहे हो तो आपका मेन ये हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है, तो आप कहोगे सर जी हाइड्रोजन हमारा जो है ना, हाइड्रोजन जो हमारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को छोड़ के, इस कार्बन को छोड़ के क्या कहीं और कार्बन दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं दिख रहा है सर जी, नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है कार्बन, नहीं दिख रहा है ना। अगर मान लीजिए कहीं कार्बन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 0 डिग्री है, क्या है, 0 डिग्री। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा हो जाए, यहाँ पे ऐसा हो जाए इस तरह से, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, अब इस हाइड्रोजन की जगह पे एक कार्बन और आ जाए, R का मतलब बताए थे ना CH3 कार्बन, ठीक है। तो एक R आकर के जुड़ गया, R का मतलब कार्बन, यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हो चाहो तो। अब अगर यहाँ देखा जाए भैया, तो इस मेन कार्बन कौन सा है, मेन कार्बन वो है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, इसी से हाइड्रोजन जुड़ा है ना, देख लीजिए इसी से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इस कार्बन के अलावा इसी कार्बन के साथ कोई और कार्बन जुड़ा है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर जी, इस वाले कार्बन के साथ ये वाला जुड़ा हुआ है, एक कार्बन। तो और कहीं और कार्बन दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं। इस कार्बन को छोड़ के कितना और कार्बन दिख रहा है, तो आप कहोगे एक कार्बन दिख रहा है, इसलिए हो गया 1 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। अगर आप कहोगे सर जी अब खेला समझ आ रहा है, अब समझ गया सर जी, आप ये कहने वाले हो कि अगर R एक बार नहीं बल्कि 2 बार R जुड़ जाए, 2 बार R जुड़ जाए, कितने बार R जुड़ जाए भैया, 2 बार बबुआ अगर R जुड़ जाए, ये हो गया मेन वाला कार्बन। इस मेन कार्बन को छोड़ के एक्स्ट्रा कार्बन कितने हैं इसके पास, तो आप कहोगे एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यानी 2 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गया, है ना मजेदार समझना। अब आपको 1 डिग्री 2 डिग्री तो समझ में आया गया दोस्तों, आपको 1 डिग्री 2 डिग्री तो समझ आ गया। अब देखिए दोस्तों 3 डिग्री क्या होता है। अब आप कहोगे सर जी आप मत बताओ, हम समझ गए, आप क्या करोगे, बचा हुआ बेचारे हाइड्रोजन को हटाकर 3 R लिख दोगे। जब हम 3 R लिख देंगे, यानी इस मेन कार्बन को छोड़ के इसी वाले कार्बन के साथ कितने और कार्बन जुड़े हैं, तो कहोगे 1 2 3, 3 कार्बन जुड़े, इसलिए हो गया 3 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आप ऐसे पहचान पा रहे हो तो आपको कभी कभी पहचानने के लिए, अगर आप ऐसे पहचान पा रहे हो तो आपको कभी कभी पहचानने के लिए ऐसे दे देगा, देखिए इस तरह आपको दे देगा, इस तरह आपको दे देगा, इस तरह देके पूछ लेगा बताइए कौन सा डिग्री है। तो आप पहले देखिए कि ये हाइड्रोजन जो है, क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन होता है, ठीक ना, ये हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है। आप पहले देखिए कि इसका मेन कार्बन कौन है, ये जो क्लोरीन जुड़ा है किस कार्बन से जुड़ा था, आप कहोगे इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन के अलावा और कितने कार्बन है जो इस कार्बन से जुड़े हैं, तो कहोगे इस कार्बन से एक लाइन ऐसे जा रही है और ये वाला कार्बन जुड़ा है, तो आप कहोगे अच्छा इस कार्बन से एक कार्बन ये वाला जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। अब बहुत लोग कहेंगे अरे सर जी यहाँ भी तो कार्बन है, अरे बबुआ ई कार्बन इससे नहीं ना जुड़ा है, ये कार्बन इस वाले से जुड़ा है, इसको इस वाले कार्बन को केवल उससे लेना देना है जो इस कार्बन से डंडी खींची गई है, ठीक है। तो इस कार्बन से जो एक डंडी खींची गई है, इस डंडी से केवल यही कार्बन जुड़ा है ना, और बाकी तो 2 हाइड्रोजन है। समझ आ रही मेरी बात है, इसलिए 1 डिग्री है। जैसे आप मान के देखो यहाँ पे CH3 CH2, अभी देखो सब कुछ समझ आने लगेगा, ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी पूछा जाएगा कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक मोनोहाइड्रोएल्केन क्या होते हैं, तो अपने आप बता लोगे अब आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, यहाँ पे Cl कर दिया जाए, यहाँ आपको CH3 कर दिया जाए, ठीक है,
इस तरह दे दिया गया। तो अब आप गौर से देखोगे, आप अगर गौर से देखो तो मेन कार्बन कौन है, ए वाला है, इसी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस कार्बन से एक्स्ट्रा कार्बन कितने जुड़े हैं, तो इससे एक डंडी जा रही है इधर, तो एक कार्बन यहां मिल गया, इस वाले से एक डंडी जा रही है इधर, एक कार्बन इधर मिल गया। समझ आई मेरी बातें, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब बताइए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे पहचाना जाता है, क्लियर हुआ, मजा आया, पक्की बात मानो, यहां तक क्लियर हो गया। जब आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचानना सीख जाते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचानना सीख जाते हो, तो उसके बाद आपको प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन के निर्माण की 2 विधियां बताइए। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। हेलो एल्केन के निर्माण की 2 विधियां बताइए। अब हेलो एल्केन होता क्या है, ये तो हम जान गए कि अगर सिंगल बॉन्ड वाले के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसे हेलो एल्केन कहते हैं। अगर मान लो आर क्यों लिखा, आर का मतलब CH3, ये सिंगल बॉन्ड के साथ होता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन बनाया कैसे जाएगा, बनाने की 2 विधि पूछ रहा है। तो हेलो एल्केन बड़ा मस्त विधि है, एक अल्कोहल से भी बनाया जा सकता है हेलो एल्केन, और अल्कोहल तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी हेलो एल्केन बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाता है आइए देखिए। अब सबसे पहले समझ लेते हैं अल्कोहल से हेलो एल्केन बनेगा कैसे। अल्कोहल का मतलब होता है ROH, इसे अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्कोहल। अगर R का मतलब समझिए CH3, C2H5 कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ OH जुड़ा है तो अल्कोहल कहते हैं। आपको पता होगा OH को हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, मालूम है कि नहीं। अगर ये मेटल मतलब धातु के साथ अगर OH जुड़ेगा तो इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। धातु है, पोटेशियम के साथ जुड़ गया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के साथ जुड़ गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिक चीजें बता रहा हूं। अगर OH किसी मेटल यानी धातु के साथ जुड़ता है तो अल्कोहल नहीं कहलाता है, हाइड्रोक्साइड कहलाता है, ठीक है, क्षार धातु में चला जाता है। और याद रखिएगा अगर ये किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला जो यौगिक होता है उसके साथ अगर OH जुड़ रहा है तो अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब इस अल्कोहल के साथ अगर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया करा दी जाए, हैलाइड का मतलब होता है हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं, ठीक ना, हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसके साथ आप क्लोरीन ले सकते हो, यहाँ क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी बताऊंगा मैं। अब इसकी जब अभिक्रिया कराओगे दोस्तों तो यहाँ से OH और यहाँ से H आपस में मिलके क्या बना लेगा, H2O पानी बना लेगा। क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। और बचा क्या, R, और यहाँ पे जो X है X आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। और OH और H मिलके क्या बना लेगा, पानी। अब गौर से देखो ये क्या है, ये हो गया एल्केन और ये हो गया हैलोजन। तो एल्केन और हैलोजन मिलके क्या बना लिया, हेलो एल्केन बनाया कि नहीं, बताओ। यही सारी चीजें बहुत कठिन बना देते हैं लोग समझाते दौरान, लेकिन बहुत ही इजी ढंग से आपको समझा रहा हूं ताकि अच्छे से फील भी हो और समझ भी आए, ठीक ना। आपको रटा हुआ टाइप की चीजें ना लगे, ताकि जब अच्छे से फील हो जाएगा तब कोई भी प्रश्न उत्तर आसानी से तैयार कर पाओगे। समझ आए मेरी बातें, यहां तक क्लियर हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी ले लो। जैसे मान लो CH3 OH मैं ले लेता हूं और H, यहाँ पे Cl आप ले लीजिए। अब आप इसे खुद से करिएगा, देखिए आप आसानी से कर पाएंगे। H और OH को मिला दीजिएगा, पानी बन जाएगा और CH3 के साथ Cl आ जाएगा। कर पाएंगे कि नहीं। अब आती है बारी दोस्तों अल्कोहल तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया करानी है। अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से ये ले लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये हो गया मेरे भैया अल्कोहल। और जो मेरे को शुरू से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो ये वाला रिएक्शन उनको पता होगा कि मैंने बताया था थायोनिल क्लोराइड हो या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, उसका जब भी रिएक्शन होता है तो एक ट्रिक बताया था मैंने, और वो ट्रिक होता क्या है देखिएगा, आप भी समझ जाओगे। ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया पेंटाक्लोराइड, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया कराओगे तो रटना नहीं है अभिक्रिया, ट्रिक बताता हूं मैं। अब ये ट्रिक क्या है ध्यान से समझो। ट्रिक ये है कि ROH को ऐसे लिख दो और P को बीच में रखो, एक Cl इधर करो, एक Cl इधर करो और 3 Cl नीचे रखो। ये हर बार करना, हर बार, जब तक तुम्हारा ऑर्गेनिक खत्म ना हो जाए। कहीं भी आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिले तो यही ट्रिक यूज करना, और एक बार कट इधर से करना, एक बार कट इधर से करना। तो इधर से कट किए तो इधर क्या मिला, RCl मिल गया। क्या मिल गया, RCl प्लस बीच में क्या मिल गया, POCl3 और लास्ट में क्या मिल गया आपको, हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बताइए यहाँ पे जो 2 लोग बने हैं, ये तो मान लीजिए बाई प्रोडक्ट है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें मेन चीज क्या देखना है, हेलो एल्केन बना रहे थे, हेलो एल्केन पे फोकस रहेगा, तो हमने हेलो एल्केन बना लिया। इसका भी एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप ट्राई करना, ठीक है ना। देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। CH3 OH PCl5, आप ट्राई मारना, देखते हैं कर पाते हो या नहीं। मुझे पूरा 100% गारंटी है कि आप आसानी से कर पाओगे, मैं जान रहा हूं ना। तो आप ट्राई मारोगे, जरूर इसे ट्राई मारना, ठीक है। अब बताओ, ये प्रश्न भी आपको तैयार हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए
कि हेलो एल्केन के निर्माण की दो विधि बताइए, तो क्या आसानी से बता पाएंगे कि नहीं? क्लियर हुआ? मजा आया? कहीं भी आपको लग रहा है, मैंने बोला ना शुरू में कि मैं कहीं रटाऊंगा नहीं, आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि अरे यार पता ना कौन चीज कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अल्कोहल पूछा तो अल्कोहल लिया। अब यहाँ दिमाग खुद ही लगा सकते हो कि अगर हमें हेलो एल्केन चाहिए तो हमें हाइड्रोजन हर तरह से लाना ही होगा। तो हाइड्रोजन मैंने लाया, और हाइड्रोजन अकेले आ नहीं सकता था, इसलिए हाइड्रोजन ले लिया मैंने। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। इसे यहाँ तक क्लियर हुआ? जब यहाँ तक हो जाएगा तो अगला आता है आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या होता है। ये बहुत पॉपुलर है, इसे अगर मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भी खराब नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आई मेरी बातें? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की अगर बात करूँ तो कह रहा है कि SN1 SN2 अभिक्रिया क्या है तथा इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मैं अभी भी आपको भरोसा यकीन दिला सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी सेट में पक्का फंसेगा। आप देख लीजिएगा, पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि SN1 है क्या। ठीक ना, तो SN1 का मतलब क्या है? SN1 का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, 1 का मतलब होता है एक अणुक, क्या बोलते हैं? एक अणुक। और N का मतलब होता है नाभिकीय, और यस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। तो एक अणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, एक अणु नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसे। और SN1 अभिक्रिया शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SN1 अभिक्रिया। अंग्रेजी में देखा जाए तो एक को बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक को बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो SN1 अभिक्रिया क्या है? SN1 अभिक्रिया जो होता है वो 2 चरण में होता है, 2 चरण में संपन्न होता है। अब आप कहोगे 2 चरण का मतलब क्या है? 2 चरण का मतलब होता है कि रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। तो सबसे पहले आप इसको हल करने से पहले एक चीज याद रख लो कि नाभिक रागी या फिर इसे नाभिक स्नेही भी कहा जाता है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में NU लिखा जाता है। चार्ज -1 होता है। इसमें कौन कौन आ सकता है? क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन है, माइनस चार्ज होने चाहिए बस, आयोडीन है, फ्लोरीन है, OH- है। लेकिन हम सबसे बेहतर यूज करेंगे किसको? OH- को। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि हाइड्रोजनवा एकदम गुस्सा के गया है, कहेगा रुक बेटा आते हैं लेके ऑक्सीजनवा को। अब देखो ऑक्सीजन के साथ आ रहा है हाइड्रोजन यानी OH-। अब OH- ताकतवर होता है इन लोगों से। ठीक ना, तो इन लोगों को आसानी से हटा सकता है, इन लोगों को आसानी से हटा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले होता क्या है कि पद 1 हम देखते हैं। पद 1 का मतलब होता है पहला चरण। पहले चरण में रिएक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनना। पहले चरण में रिएक्शन होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो आपके पास ये हेलो एल्केन होता है, सुनते रहिए मेरी बात को। जो आपके पास ये हेलो एल्केन होता है, ये हेलो एल्केन क्या होता है? सबसे पहले टूट जाता है। ठीक ना, सबसे पहले क्या होता है? टूटता है। और ये रिएक्शन जो होता है बहुत धीमी गति से होती है, धीमी यानी मंद गति से। ठीक ना, याद रखिए OH के आने से पहले ही हाइड्रोजन टूट जाता है SN1 में। फिर से रिपीट करता हूं कि OH के आने से पहले ही, OH के आने के पहले से ही कौन टूट जाता है? कौन टूट जाता है? हाइड्रोजन और R अलग अलग हो जाते हैं। यानी R जो होगा, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन अलग होकर के इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो R को तुरंत चाहिए निगेटिव। R को क्या चाहिए? तुरंत चाहिए निगेटिव। और OH तुरंत फटाक से रिएक्शन कर लेता है इसके साथ, और ये रिएक्शन बहुत ही तीव्र होता है। ये रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही तीव्र होता है। इसलिए यहाँ पे आपको ROH देखने को मिलता है। समझ आए मेरी बातें? इसको एग्जाम्पल देके अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप आराम से देख सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि SN1 रिएक्शन में सबसे बेहतर हेलो एल्केन कौन सा होता है? तो जानकारी के लिए बता दूं, 3 डिग्री सबसे अच्छा रिएक्टिव होता है। 3 डिग्री बहुत ही अच्छा माना जाता है SN1 के लिए। फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर सबसे खराब 0 डिग्री वाला, यानी जिसमें कोई डिग्री ही ना हो। तो सबसे पहले आप बताओ, मैं एग्जांपल लूंगा तो कौन सा लेना मेरे को बेहतर रहेगा? 3 डिग्री वाला बेहतर रहेगा। अब 3 डिग्री का एग्जांपल तो आप जानते ही हो। अब 3 डिग्री तो आप पहचान ही लोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन लिखूं और यहाँ पे CH3 लिखूं, CH3 लिखूं, CH3 लिखूं, तो क्या 3 डिग्री हुआ कि नहीं? बिल्कुल 3 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं दोस्त? बिल्कुल 3 डिग्री हो गया। अब ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन OH। ठीक है, तो क्या OH जुड़ेगा? जुड़ेगा OH? तो कहोगे नहीं सर, OH के जुड़ने से पहले, OH के जुड़ने से पहले ही क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और CH3 जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, इस तरह से। और बाहर कौन चला गया आपका? प्लस में। और X के ऊपर क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है,
जैसे ये टूट जाता है, ये जो रिएक्शन हुआ ये क्या हुआ, धीमे होता है, ये मंद गति से रिएक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, मंद गति से रिएक्शन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जैसे ये टूट जाता है तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन पे हमेशा कितना बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन पे कितने होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो कार्बन पे 4 बॉन्ड है नहीं, तो अब कार्बन पे 4 बॉन्ड है नहीं, इसलिए इसको तुरंत ही अभिक्रिया करना होगा अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो ये चीज दिख रहा है आपको, इसके साथ क्या होता है, OH जाकर के तुरंत रिएक्ट कर जाता है। OH क्या होता है, डायरेक्ट जाकर के OH इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और आप जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि ऑक्सीजन के पास ये जो 2 डॉट डॉट बनाए उन्हें इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड को धकेल देते हैं। बॉन्ड को क्या करेगा, धकेल देगा। जैसे ही ये जाकर के जुड़ेगा तो इसके बॉन्ड को उधर, जैसे छत्ता नहीं होता, ऐसे छत्ता पहने तो हवा इधर से आता है, छत्ता एकदम पलट जाता है, उसी तरह जब ये आएगा जुड़ने तो पूरे बॉन्ड इधर की तरफ उधर आ जाएगा। यानी बॉन्ड आपको ऐसे दिखने लगेगा, CH3 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 इस तरह दिखने लगेगा, और यहाँ आ जाएगा OH, ठीक है। इसे ही बोला जाता है SN1 रिएक्शन, और ये बहुत ही तीव्र होता है दोस्तों। अब बताइए ईमानदारी से, SN1 रिएक्शन समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। जैसे SN1 हुआ वैसे SN2 होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, वहां पे एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है, यानी वो एक स्टेप रिएक्शन होता है, यानी एक चरण में संपन्न हो जाती है अभिक्रिया। यहाँ तक समझ आया। अब एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे जो अभिक्रिया है, यानी अभिक्रिया की जो दर है, दर का मतलब होता है उसकी रेट, स्पीड, वो केवल और केवल RX पे निर्भर करती है। यहाँ पे किस पे निर्भर करती है, RX पे। क्यों, क्योंकि ये पहले ही टूट जाता है, बाद में OH आता है। समझ है मेरी बातें, यानी एक स्टेप रिएक्शन होने के बाद OH आता है, इसलिए यहाँ पे केवल यही दिखता है। समझ है मेरी बातें कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो रेट होती है वो किस पे निर्भर करती है, इसके ऊपर निर्भर करती है कि आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री कैसा है। तो यहाँ पे आपको पता है सबसे बेस्ट कौन होता है, 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन और बेहतर होगा, 2 डिग्री होगा थोड़ा खराब होगा, 1 डिग्री होगा और खराब होगा, 0 डिग्री होगा और ज्यादा खराब होगा। समझ आई मेरी बातें, ये दिमाग में रख लीजिए कि सबसे बेहतर रिएक्शन 3 डिग्री वाला होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे खराब बिल्कुल जिसपे कोई डिग्री ही ना हो। अब बताइए SN1 क्लियर हुआ, मजा आया, समझ आया। यही से अगर अंतर आपको पूछा जाए तो SN1 SN2 में ऐसे ही आप नॉर्मल अंतर बता सकते हो। आप कहोगे कैसे अंतर बताएंगे सर, आपको दिखाता हूं मैं, थोड़ा छोटा कर लूं आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो SN1 अभिक्रिया मान लो एक तरफ है, ठीक है, और एक तरफ SN2 अभिक्रिया है। तो SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होता है, पहला हुआ। अब उधर तरफ जाओगे तो यह अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होता है। इधर आओगे तो SN1 में जाओगे तो इस अभिक्रिया की क्रिया दर को अगर देखा जाए तो कैसा होता है, यहाँ पे अभिक्रिया की दर इसके साथ होता है, और उधर ले जाकर के क्या होगा, न्यूक्लियोफिल भी साथ में आ जाता है। इधर आओगे तो इसका रेट कैसा होता है, कौन सी अभिक्रिया बेहतर होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर ये, ठीक ना। उधर जाओगे तो पलट जाएगा। उधर SN2 में क्या होगा, ये वाला सबसे बेहतर होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, सबसे खराब 3 डिग्री होता है। समझ आई मेरी बातें। तो अंतर अपने आप समझ में आने लगेगा, लेकिन आपको SN2 समझने के बाद। तो चलिए सबसे पहले अब समझ लेते हैं SN2 अभिक्रिया को। किसको समझ लेते हैं दोस्तों, कि SN2 अभिक्रिया एक्चुअली में है क्या, ठीक है, SN2 अभिक्रिया है क्या। अब दोस्तों SN2 अभिक्रिया की अगर बात करूं तो एक पद में संपन्न हो जाता है, एक पद में क्या होता है, संपन्न हो जाती है, ठीक है। यह अभिक्रिया क्या होता है, एक पद में संपन्न हो जाती है, और इसका जो दर होता है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो दोनों पे निर्भर करती है। समझ आ रही मेरी बातें, क्योंकि एक ही साथ दोनों काम कर रहे होते हैं। अब कहने का मतलब क्या, न्यूक्लियोफिल को ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना, OH जो लिखते हैं ना हम लोग, OH की जगह पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे NU का मतलब न्यूक्लियोफिल, OH भी तो न्यूक्लियोफिल ही है ना, जिसे नाभिक स्नेही कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक। और इसका अभी बता ही दिया मैंने कि इसमें 1 डिग्री से भी ज्यादा बेहतर किसे माना जाता है, CH3X को, फिर 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, सबसे खराब 3 डिग्री, यानी सबसे बेहतर रिएक्शन कौन करेगा, 0 डिग्री वाला, ठीक है। तो चलिए हम 0 डिग्री ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चा, CH और यहाँ पे OH। अब दोस्तों यहाँ पे इसके साथ OH रिएक्शन करेगा, OH माइनस। लेकिन दिक्कत क्या है, ये सामने से अटैक नहीं करता है, पीछे से जाके अटैक करता है, कहता है रुक बेटा पश्चाक्रमण करेंगे, यानी पीछे से बैक अटैक करता है, ठीक है। जब पीछे से अटैक करता है तो एक कहानी की तरह बताता हूं। जैसे मान के चलो, थोड़ा सा कहानी की तरह समझते हैं कि जैसे मान लो पीछे से आ रहा है, तब तक इस हैलोजन को कोई खोज खबर दे देता है, कहता है भैया पीछे से आ रहा है, तेरे को हटाने कोई। तो हैलोजन कहता है सही बात, सही भाई, सच में आ रहा है कोई। तो क्या करता है, धीरे धीरे हाइड्रोजन हटने लगता है, धीरे धीरे यहाँ ये धीरे धीरे इधर से घुसना शुरू करता है। ध्यान से समझना, ये जो OH है, ये जो OH है धीरे 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 यहाँ घुसने की कोशिश करता है, धीरे धीरे घुसने की कोशिश करता है।
अब भाई जाहिर सी बात है इसके पास लोन पेयर है, इसलिए हाइड्रोजन थोड़ा उधर आ जाएगा, इधर की तरफ आने लगेगा हाइड्रोजन, और एक जो हाइड्रोजन है ये धीरे धीरे निकलने लगता है। हाइड्रोजन क्या है, धीरे धीरे निकलने लगता है। ठीक है, समझ आई मेरी बात है? धीरे धीरे घुसना शुरू करता है और ये धीरे धीरे कहता है रुक बेटा तू आएगा तब तक हम निकल करके भाग जाएंगे, और वही होता है। जैसे ही आता है तब तक ये साइड हो चुका होता है। ठीक है, अब यहाँ देखने में लग रहा है 2 स्टेप में हो रहा है, लेकिन 2 स्टेप में नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे तब तक क्या होता है कि कार्बन के पास OH आकर के जुड़ जाता है। जैसे ही OH जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के जितने भी बॉन्ड है सब उधर आ जाएगा। जैसे छत्ता होता है ना, हवा मारा तो छत्ता पूरा पलट जाता है, उसी तरह। और यहाँ पे हाइड्रोजन साइड हो जाएगा। यही रिएक्शन है किसका, आपका SN2 का। अब बताइए क्या आपको कठिन लगा? नॉर्मल रिएक्शन है। इन्हीं सब चीजों को ना, आपको सच सच बोलना, इन्हीं सब चीजों को समझाने में बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि नहीं। लेकिन अब बताओ कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग क्या लेते, 3 डिग्री ले लेते तो रिएक्शन थोड़ा सा खराब हो जाता है, या कह लो कि जितना तेजी से, जितना सही तरीके से संपन्न रिएक्शन होता है उतना सही तरीके से रिएक्शन संपन्न नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे आपको एक समझा रहा हूँ। जैसे मान लो आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो एक काम आपका बड़ी ही जल्दी और आसान से कोई कर दे रहा है, और एक काम क्या कहते हैं वो बड़ा लेट लगा रहा है, यानी काम को सही समय पे नहीं कर पा रहा, बहुत देर लग रहा है। तो आप किसको चुनोगे? इस वाले को चुनोगे ना, जो सही भी कर रहा है और जल्दी कर दे रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे अभिक्रिया सही तरीके से और जल्दी संपन्न जो हो रही है वो 0 डिग्री वाले पे हो रही है। समझ आई मेरी बातें? 0 डिग्री वाले पे तेजी से अभिक्रिया हो जा रही है। तो 3 डिग्री नहीं मिलेगा इसमें कोई, इसलिए 3 डिग्री खराब माना जाता है। 2 डिग्री थोड़ा सा सही, 1 डिग्री और सही, और 0 डिग्री और ज्यादा सही। जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। अब कहोगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको बना करके। जैसे मान लो कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है SN2 के लिए क्रिया के आधार पर सही कौन है। अब आपको एक तरफ मान लीजिए दे दिया CH3 X CH3, अथवा आपको एक तरफ दे दिया इस तरह से CH3 CH2 है, फिर यहाँ X दे दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 डिग्री है और यहाँ देखा जाए तो 3 डिग्री। तो आपको किसको प्रीफर करोगे? 1 डिग्री को प्रीफर करोगे अगर SN2 है तो, और SN1 है तो किसको करोगे? 3 डिग्री वाले को करोगे। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे देता है एग्जाम में, इधर आपको Cl दे देगा, इधर आपको इस तरह से करके Cl दे देगा। तो अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे Cl है और यहाँ क्या होता है आपको पता है, कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है। तो इस कार्बन से कौन जुड़ा है? Cl जुड़ा है। इस कार्बन से एक्स्ट्रा कार्बन कौन है? ये, यानी 1 डिग्री है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी कार्बन है। इस मेन कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, यानी ये 2 डिग्री है। तो बताइए अगर SN2 है तो SN2 के लिए हम किसको यूज करेंगे? 1 डिग्री को। और अगर SN1 की बात कर रहे हैं तो इसको प्रेफर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब बताइए ईमानदारी से SN1 SN2 क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया? और अंतर तो आप अपने से बना ही लोगे। जितने पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट तो ऐसे ही मैंने लिख दिया। समझ आई मेरी बातें? और एक बात और बता देता हूँ कि SN1 जो होता है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। कोटि समझते हो ना, प्रथम कोटि शून्य कोटि। उसी तरह SN1 जो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है, और SN2 जो होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होता है। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ से भी एक अंतर मिल गया आपको। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम मजेदार तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब चलते हैं दोस्तों कुछ हेलो एल्केन से रिलेटेड क्या कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, नेमिंग रिएक्शन, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक बुटर्ज अभिक्रिया है और एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। क्या है? एक बुटर्ज अभिक्रिया और एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग बुटर्ज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अगर बुटर्ज अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की बात करूं तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी है। कैसे है देखिए समझाता हूं मैं। अब आती है बारी बुटर्ज अभिक्रिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुटर्ज अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। यहां भी आप 2 बार हेलो एल्केन को लेते हो जिसे एल्किल हैलाइड कहा जाता है। तो यहाँ पे परिभाषा कैसे बनता है कि एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ मिला करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे बुटर्ज अभिक्रिया कहलाता है। कितना सिंपल है। अब इसे रटोगे नहीं, जो रिएक्शन यहाँ करूंगा उसी से परिभाषा बना दूंगा, देखना अभी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार मैंने इसको लिया। ठीक है, और यहाँ बुटर्ज अभिक्रिया होगा तो सोडियम का इस्तेमाल करोगे आप। किसका इस्तेमाल करोगे? सोडियम का। और अगर फ्रैंकलैंड होगा, क्या होगा? फ्रैंकलैंड होगा तो जिंक का इस्तेमाल करोगे। जिंक 1 बार लोगे, क्यों लोगे उसका जवाब मैं दूंगा आगे चल के। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सोडियम कितने बार है? 2 बार है। सोडियम कितने बार है दोस्तों? 2 बार। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है, अब यहाँ RX कितने बार लिया है? 2 बार लिया। इसे आप चाहो तो एक और तरीका दिखा सकता हूँ, ट्रिक है एक, कि इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो, RX 1 बार लिखो प्लस
2 बार सोडियम को लिखो, ठीक है, और प्लस आर एक्स को एक बार फिर लिखो, लेकिन एक्स को पीछे करके लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहां लिख दो शुष्क शुष्क ईथर, ठीक है। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो देखो यहाँ पे परिभाषा क्या बन रहा है कि एल्किल हैलाइड कितना लिया है मैंने, एल्किल हैलाइड कहा जाता है इसे ना, आर एक्स को 2 बार एल्किल हैलाइड लिया है मैंने, तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु तथा सोडियम के 2 अणु लेकर के शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया को बुटर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, ऐसे अभिक्रिया को बुटर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ फ्रैंकलैंड में आप अपने से बना लोगे परिभाषा कि 2 अणु एल्किल हैलाइड के, यानी एल्किल हैलाइड के 2 अणु तथा जिंक के 1 अणु लेकर के शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आई। अब रिएक्शन कैसे करते देखो, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जो है सोडियम के साथ जोड़ दो। अब आप खुद ही देखो सोडियम कितने बार है, 2 बार, और हाइड्रोजन कितने बार, 2, तो यहाँ 2 आगे लगा दोगे तो 2 बार सोडियम 2 बार हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, आर और आर बचा, ठीक है, ए हो गया आपका बुटर्स अभिक्रिया। अब आती है बारी बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जेडन एक बार क्यों लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सोडियम के पास क्या होता है, 1 प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन के पास 1 माइनस होता है, इसलिए 1 प्लस 1 माइनस बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसलिए सोडियम को 2 बार होने की जरूरत नहीं पड़ती, एक हाइड्रोजन काम कर लेता है, लेकिन हाइड्रोजन मैंने 2 बार लिया था, इसलिए सोडियम भी मैंने कितने बार लिया, 2 बार लिया, ठीक है, इसलिए दोनों बैलेंस हो गए। लेकिन जिंक के पास क्या होता है, 2 प्लस होता है, तो 2 प्लस का मतलब होता है 2 माइनस रखने की क्षमता रखता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस होता है, तो एक अकेला जिंक 2 हाइड्रोजन को रख लेता है, इसलिए यहाँ पे अकेला जिंक 2 हाइड्रोजन को रखता हुआ नजर आएगा। अब आपके पास जो बचेगा वो आर 2 बार है। अब बताइए क्लियर हुआ। इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आर एक्स प्लस जेड एन, फिर यहाँ एक्स आर शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसको आपस में साइड कर लीजिए, जैसा ही करेंगे आपका क्या हो जाएगा, आर आर मिल जाएगा, और आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आपका हो जाएगा जेड एन X2। समझ आई मेरी बातें, इसे कहा जाता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। मजा आया, क्लियर हुआ। तो बुटर्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया आपको इसमें भी समझा दिया। अगर आप पूरा टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिक रिएक्शन समझना चाहते हैं तो थंबनेल दिख रहा है, अब जाकर के जरूर देख लेना, ठीक है। इस वीडियो का एंड स्क्रीन में भी लगवा दूंगा मैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला है आपका डीडीटी। अगला क्या है दोस्तों, डीडीटी का निर्माण। डीडीटी का निर्माण जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्लोरल की मदद से डीडीटी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा डीडीटी का निर्माण कैसे होता है, याद रखिएगा 2 बार क्लोरोबेंजीन लिया जाता है। कितने बार, 2 बार क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेंजीन क्या होता है आप जानते होंगे, इसे बेंजीन कहा जाता है, ठीक है। अब क्लोरीन लग गया तो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन कितने बार लेते हैं हम लोग, 2 बार क्लोरोबेंजीन लेते हैं। कितने बार लेते हैं दोस्तों, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं। और यहाँ साइड में कुछ नहीं था, आपको पता है हाइड्रोजन होता है, कोने कोने में हर जगह हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन मैं जानबूझ के बाहर निकाल देता हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को अभिक्रिया कराने में मदद मिल सके, ठीक है। इसकी अभिक्रिया क्लोरल के साथ होती है। क्लोरल क्या होता है, CCl3 होता है और CHO, इसे बोला जाता है क्लोरल। अब क्लोरल के साथ अभिक्रिया होगा तो याद रखना ये जो अभिक्रिया होता है ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। क्या होता है दोस्तों, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग ये बात। अब आप देखिए यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O यानी पानी बना लेगा, ठीक है। पानी बाई प्रोडक्ट है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब आपके पास बचा क्या, यहाँ पे आपके पास इस तरह से आपके पास 2 बार बचा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन था, चला गया तो बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन था, चला गया, बॉन्ड खाली हो गया। अब इस बॉन्ड को भरने के लिए कौन आएगा, इस बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा कौन, तो यहाँ का जो आपको दिख रहा है एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ पे आके जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाएगा। कार्बन पे हमेशा 4 बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड ए हो गया, एक बॉन्ड ए हो गया, एक बॉन्ड ए हो गया, 3 बचा। अब यहाँ पे एक बॉन्ड इस वाले कार्बन से जुड़ेगा और इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो एक बॉन्ड हो गया। और 3 क्लोरीन जो है वो तीनों क्लोरीन इस तरह से आपको लगे हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये जो अभी मैंने बनाया इसे ही बोला जाता है DDT। समझ आई मेरी बातें। अब बताइए डीडीटी का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाओगे कि नहीं। कितना सिंपल, कितना इजी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी है। उतना ज्यादा हार्ड या उतना ज्यादा आपको कठिन नहीं लगेगा अगर अच्छे से आप समझोगे तो। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक पक्की बात मानो। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो अब आते हैं हम लोग हेलो अरीन पे।
अब हेलो एल्केन वाला पूरा प्रोसेस समझ लिया। हेलो एल्केन पे किस तरह का सवाल पूछा जाता है, सबसे ज्यादा याद रखिएगा हेलो एल्केन पे SN1 SN2 पे जरूर पूछा जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है DDT। यानी मैं बेसिक समझाने के साथ साथ आपको वो भी चीज दे दिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों हेलो अरीन कहते किसे हैं। हेलो का मतलब तो बता ही चुका है, हेलोजन से लेना देना है। एरीन जो शब्द होता है एरोमेटिक से निकला है। ठीक है, एरोमेटिक को ही यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एरीन बोला जा रहा है। एरोमेटिक का सबसे बेहतर एग्जाम्पल बेंजीन होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर बेंजीन के साथ अगर बेंजीन पे डायरेक्ट अगर आके हाइड्रोजन जुड़ जाए, बेंजीन पे अगर डायरेक्ट आके हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे बोला जाता है हेलो अरीन। क्या बोला जाता है? हेलो अरीन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से लिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको मैंने Cl डाल दिया, तो यहाँ पे Cl लगा दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। ये भी क्या है? एक तरह का हेलो अरीन है। अगर मान लीजिए इस तरह से हो, ठीक है, अगर मैं क्लोरीन डायरेक्ट ना जोड़ूं, CH3 लिखूं, फिर CH2 लिखूं, फिर ले आकर के क्लोरीन जोड़ूं, तो इसे आप हेलो अरीन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन से लिंक नहीं है। अगर ये क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन से लिंक होगा तब जाके इसे हेलो अरीन कहा जाएगा। समझ आई मेरी बात? इतनी, इसमें बहुत ज्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ज्यादातर हेलो अरीन से IUPAC बल्कि उठाता है। क्या उठाता है? IUPAC नेमिंग, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये बात तो आपको समझ आ गया कि हेलो अरीन होता क्या है। ठीक है, हेलो अरीन तो आपको समझ आ गया कि अगर बेंजीन के साथ, बेंजीन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, C6H6 होता है, लेकिन भाई अब क्लोरीन जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन जाना पड़ेगा ना भाई। आपको पता है कि नहीं? ये बात आप जान लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ठीक ना, तो हर कोने में ये तो पता है कार्बन है। हर कोने में क्या है? कार्बन है। क्या है बच्चा? कार्बन है। तो हर कोने में कार्बन है तो उसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, उसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, उसके साथ एक हाइड्रोजन भी है। तो जब आप कोई भी हाइड्रोजन जोड़ोगे तो हाइड्रोजन तब जुड़ेगा जब यहां से हाइड्रोजन हटेगा। जब यहां से हाइड्रोजन दोस्तों हटेगा तब जाके इसके जगह पे कौन जुड़ेगा? आकर के हैलोजन जुड़ेगा, तब जाकर के यहाँ हैलोजन जुड़ेगा। समझ आई मेरी बातें? इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो देखने में आपको एक कम दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे देखने में एक कम दिखाई दे रहा है आपको हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। अब दोस्तों हेलो अरीन तो आपको क्लियर हो गया, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन एक कह रहा है कि निम्नलिखित को नाभिक स्नेही, जैसे अभी न्यूक्लियोफिल हमने बोला था, ठीक ना, याद रखिएगा, नाभिक रागी भी कहते हैं इसे, ठीक ना। नाभिक स्नेही अभिक्रिया में बढ़ती सक्रियता के क्रम में लिखा जाए तो क्या होगा? तो आपको पता होगा, जब हाइड्रोजन को मैं लिखता हूं ना, तो हाइड्रोजन को क्या लिखता हूँ? फ्लोरीन लिखता हूँ, क्लोरीन लिखता हूँ, ब्रोमीन लिखता हूँ और आयोडीन लिखता हूँ। अगर इसमें से पूछा जाए ना कि सबसे अच्छा क्रियाशील कौन है, तो ये है आयोडीन। समझ आई मेरी बातें? क्यों? क्योंकि आयोडीन किसी के साथ अगर जुड़ता है ना तो उसके बॉन्ड की एनर्जी जो होती है वो थोड़ी कम होती है। बॉन्ड एनर्जी लूज होगा तभी तो टूट करके किसी और के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्रियाशीलता किसकी होती है? आयोडीन की। अब पीछे से ऊपर चलते जाओ, आयोडीन के बाद ब्रोमीन की, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन की, सबसे खराब फ्लोरीन की। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि फ्लोरीन ज्यादा जगह पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे अगर चले दोस्तों, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्या करेगा? एक तरफ अभिकारक लिख देगा और उत्पाद लिखने को बोल देगा। ठीक है, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन उठाया है 2025 के पेपर में फंसा भी है। ठीक है, आप कोड नंबर याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन 2025 में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले आप एक बड़ी खास बात जान लो, कभी भी आपको, चाहे वो बेंजीन वाला हो चाहे वो नॉर्मल वाला हो, अगर कभी भी आपको हाइड्रोजन हैलाइड दिखे, हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है, हाइड्रोजन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है और यहाँ कहीं डबल बॉन्ड दिख गया, तो पक्का मार्कोनिकॉफ नियम या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। अब कहोगे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है? समझो पहले। मार्कोनिकॉफ क्या होता है? अगर यहाँ पे पराऑक्साइड दिख गया, यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में यानी उत्प्रेरक के फॉर्म में अगर पराऑक्साइड लिखा हुआ दिख गया तीर के ऊपर, ठीक है, पराऑक्साइड का मतलब H2O2, ठीक ना, अगर इस तरह से दिख गया तो समझ लेना कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, और नहीं दिखा, नॉर्मल है, तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। अब कहोगे मार्कोनिकॉफ एक्चुअली में है क्या? ये तो बताइए सर जी। तो बताते हैं मार्कोनिकॉफ क्या होता है। कि सबसे पहले जब ये रिएक्शन होता है, अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको जो डबल बॉन्ड दिख रहा है दोस्तों, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? हट जाता है। डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? हट जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है। तो जब डबल बॉन्ड हटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ भी खाली हो जाता है, एक बॉन्ड यहाँ भी खाली हो जाता है और एक बॉन्ड यहाँ भी खाली हो जाता है। तो इन दोनों बॉन्ड को भरने के लिए एक जगह हाइड्रोजन जाता है और एक जगह ब्रोमीन जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि किधर हाइड्रोजन जाएगा और किधर ब्रोमीन जाएगा? तो देखिए ध्यान से, इस कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 2, और इस वाले कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? केवल 1 है, बाकी तो बेंजीन है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जब मार्कोनिकॉफ रूल लगता है
तो डबल बॉन्ड हटा करके मार्कोनिकॉफ याद रखना कब लगता है, जब डबल बॉन्ड हटता है तो उस दौरान मार्कोनिकॉफ रूल ये बताता है कि जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है उधर हाइड्रोजन को भेज दो और जिधर कम हाइड्रोजन है उधर ब्रोमीन भेज दो। समझ आए मेरी बात है, यानी हाइड्रोजन वाले को भेज दो। इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये रिएक्शन हो गया, खत्म हो गया। अब बताइए क्या आपको कठिन लगा? यहाँ अपने आप इसे कर लोगे, आप कर लोगे कि नहीं? सिंपल सा है। यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। ये डबल बॉन्ड जैसे ही हटेगा तो आपके पास सिंगल बॉन्ड बचेगा। क्या बचेगा? सिंगल बॉन्ड बचेगा। तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, एक यहाँ खाली हो गया। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। बताइए ये वाला हाइड्रोजन किधर जाएगा, ज्यादा वाले की तरफ, और कम वाले की तरफ क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। हो गया, रिएक्शन खत्म। इस तरह के नॉर्मल रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यही चीज दिल से बताइएगा आप लोग, देखने में कठिन लगता है कि नहीं, लेकिन अगर सही तरीके से आपको समझाया जाए कठिन हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें इजी है मेरे भैया, समझ आ रही मेरी बातें? आपको इसी तरह का रिएक्शन अगर दे दूं मैं, बात समझिए पहले। और यहीं पे मैं लिख दूं कि परऑक्साइड यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या लिख दूं कि परऑक्साइड यूज कर रहा हूं मैं। कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ क्या लिख दिया जाए, परऑक्साइड यूज हो रहा है। तो क्या आप ऐसे ही सेम करोगे? तो कहोगे हाँ सर सेम करेंगे, बस थोड़ा सा खेल खेलना होगा। अब क्या खेल खेलना होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा जब यहाँ पे कैटलिस्ट आ जाएगा। तो अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है कि बस पलट देना है, कम वाले की तरफ हाइड्रोजन चला जाएगा और ज्यादा वाले की तरफ ब्रोमीन चला जाएगा। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब बताइए ईमानदारी से समझ आया या नहीं आया, क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरे वाले को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, सेम वही प्रोसीजर दे दिया। यहाँ पे पीएच का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, फेनिल है, फेनिल यानी यहाँ पे बेंजीन ही है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, HBr दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया है। तो जाहिर सी बात है क्या HBr क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ करके अलग अलग जगह पे लग जाएगा, ठीक ना। H अलग जगह पे चला जाएगा, Br अलग जगह पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको देख के क्या लगता है, मार्कोनिकॉफ यूज होना चाहिए या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ? तो आप कहोगे सर जी अगर ऊपर में कैटलिस्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड दे दिया है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा तो क्या करेंगे आप, बॉन्ड हटाएंगे। बॉन्ड हटाने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे हाइड्रोजन किस तरफ ज्यादा है, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होगा क्या करेंगे आप, उधर की तरफ Br को लगाएंगे, और जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर क्या होगा, जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर हाइड्रोजन चला जाएगा। यही है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बताइए ईमानदारी से समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे आप लोग खुद से करोगे, होमवर्क है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है हैलोजन के निम्न यौगिकों में कौन सा हैलाइड SN2 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है। पहली बात तो समझो, SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता को अगर देखना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि सबसे बेहतर क्रियाशील कौन होगा, CH3X वाला होगा, फिर 1 डिग्री वाला होगा, 2 डिग्री वाला थोड़ा और खराब, 3 डिग्री वाला और खराब। यानी इसमें जितना कम डिग्री होगा उतना ही ज्यादा बेहतर होता है SN2 वाले में, ठीक है। तो अब आप देखिए डिग्री बताइए, डिग्री बताना सिखाई दिया हूं यहाँ पे। अगर ये क्लोरीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन पे देख लीजिए कितने, इस कार्बन पे आप देख लीजिए कितने डिग्री हैं। तो ये वाला यहाँ के कार्बन से जाके जुड़ा है, ये कार्बन है पता है ना, यहाँ भी कार्बन है पता है ना, यहाँ भी कार्बन है। तो ये वाला इससे जुड़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे जुड़ा है तो इससे नहीं जुड़ा है, यानी यहाँ केवल 1 डिग्री दिख रहा है। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्लोरीन जो है किससे जुड़ा है, इस वाले से जुड़ा है, हाँ या ना। ये क्लोरीन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक यहाँ पे जुड़ा है कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यानी ये 2 डिग्री है। तो अब बताइए SN2 के लिए 2 डिग्री ज्यादा बेहतर होगा या 1 डिग्री? तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री बेहतर होगा। क्या होगा, 1 डिग्री की क्रियाशीलता बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे देखा जाए तो आयोडीन यहाँ पे क्या है आपको पता है ना, कार्बन है, और यहाँ इस कार्बन से ये वाला जुड़ा हुआ है, यानी 1 डिग्री ये भी है और 1 डिग्री ये भी होगा। तो ये तो दोनों सेम हो गए, 1 डिग्री 1 डिग्री। तब कैसे क्रियाशीलता का पता चलेगा, तब हैलोजन के दम पे पता चलेगा। और आपको बताया था ना हैलोजन में सबसे अच्छा कौन माना जाएगा, आयोडीन माना जाएगा, इसलिए ये वाला सही होगा। अब बताइए क्लियर हुआ? अब जितना भी मैंने इसमें हेलो एल्केन और हेलो अरीन में चीजें बताई, आपको मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं एक एक चीज नस नस आपको एकदम तैयार हो गया होगा, एक एक चीज फील हुआ होगा, एक एक चीज समझ आया होगा। यही है बेहतर पढ़ने का तरीका दोस्तों, कि अगर आप अच्छे से इन सारी चीजों को अच्छे से फील कर लेते हो, समझ लेते हो, तो चाहे आपका नेमिंग रिएक्शन हो, चाहे आपका कैसे प्राप्त करने वाली चीजें हो, या क्या होता है जब, ये सारी चीजें अपने आप क्लियर होती जाती हैं। क्योंकि आपको अगर नस पता चल जाए, बेसिक पता चल जाए, तो आपको मजा आना ही है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर लगा होगा। अगर बेहतर लगा हो तो दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप सभी मिलकर के प्लीज इतना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए कि ये हम लोग का जो परिवार है 1 लाख सब्सक्राइबर का परिवार बहुत जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।